क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में पॉलिटी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है इत्यादि मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। और संविधान सभा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि संविधान सभा से हैं और वो भी मैं आप लोगों को अभी सॉल्व कराऊंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस MCQ से क्वेश्चन बाहर नहीं होने चाहिए। बाकी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया रखनी है ताकि हम एग्जाम को आसानी से पास कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री आप लोगों ने देखा होगा, जब सरकार बनती है उसमें मंत्री होते हैं। मंत्रियों के 4 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक उप मंत्री होते हैं। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, इनसे मिलकर ही हमारी मंत्रिपरिषद बनती है। इनमें से पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? यह अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। यह स्वतंत्र विभाग रखता है एवं अपने विभाग का मुखिया होता है। जैसे कैबिनेट मंत्री है, जैसे वित्त मंत्री, आप लोगों ने देखा होगा वित्त मंत्री, इसमें शीतला रमण जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं। ये अपने विभाग, अगर इनके विभाग में कुछ भी होगा तो ये स्वयं उसके प्रति स्वयं क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। अगला है नंबर 2, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? ये कैबिनेट मंत्री के पास में बहुत सारे विभाग होते हैं, उनमें से एक विभाग निकाल करके इसको दे दिया जाता है, स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र रूप से इस पर कार्य करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यह एक मंत्री का पद होता है जिसे कैबिनेट मंत्री की ओर से एक उप विभाग दे दिया जाता है। बहुत सारे उसके पास विभाग हैं, एक विभाग लीजिए, आप उसको संभालिए, जिस पर यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है। ये लेकिन है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है। तीसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, इसे सामान्यतः कोई विभाग नहीं दिया जाता, इसे कोई विभाग नहीं मिलता है। इसका कार्य 1 एवं 2 की सहायता करना है। 1 और 2, 1 और 2 से यहाँ पे क्या मतलब है? एक जो हमने पढ़ा था शुरू में, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्हीं दोनों के लिए जो है 1 और 2 शब्दों को 1 एवं 2 की सहायता करना है। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है कि ये रहेंगे राज्य मंत्री, तो ये राजनीतिक, प्रशासनिक और जो संसदीय कार्य हैं उनको देखभाल करेंगे, उनमें जो है अपना सहयोग करेंगे, इसलिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। चौथा है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है? ऐसा मंत्री जो 1, 2 एवं तीनों की सहायता करता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री, इन तीनों की सहायता करता है। कैबिनेट के मंत्रिमंडलीय समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होती है? जो ये चारों प्रकार के मंत्री हैं, मैं अगर एक घेरा बना दूं, अगर मैं एक घेरा ऐसे बना दूं जिसमें जो है ये चारों प्रकार के मंत्री हमारे शामिल हो जाएंगे। एक प्रकार ये हो जाएगा, दूसरा प्रकार ये हो जाएगा, तीसरा प्रकार ये हो जाएगा और चौथा प्रकार ये हो जाएगा। जब ये चारों मिल गए तो इसी को हमने क्या कह दिया? ये मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद है। सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह मानी जाती है। मंत्रिमंडल, एक शब्द आप लोगों ने ये सुना, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल क्या होता है? जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनमें से जो मुख्य जो कैबिनेट मंत्री के मुख्य मंत्री जो हैं, उनका एक समूह होता है। उनका एक समूह होता है, जैसे गृह मंत्री ले लीजिए, वित्त मंत्री ले लीजिए और रक्षा मंत्री ले लीजिए, पेट्रोलियम मंत्री ले, ये प्रधानमंत्री क्या होता है? कुछ विशेष जो मंत्री होते हैं उनसे मिलकर उनको मिला करके जो सरकार को चलाते हैं, मुख्य रूप से होते हैं, वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। वही लोग नीति निर्माण अपना करते हैं, वो लोग जो बनाते हैं
वो ये मंत्रिपरिषद मानती है। इन लोगों ने, ये मंत्रिमंडल ने जो बनाया, ये मंत्रिपरिषद उसकी सलाह मानी जाती है कि जो मंत्रिमंडल ने बना दिया वो मंत्रिपरिषद को मान्य है। संविधान में प्रत्येक जगह मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हुआ है। संविधान में प्रत्येक जगह मंत्रिपरिषद, अर्थात ये चारों प्रकार के जो मंत्री हैं, इसी को मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हुआ है। केवल एक जगह अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको जो है हाईलाइट कर रखा है कि एक ही जगह हुआ, वो आर्टिकल 352 है। अगला है कैबिनेट। कैबिनेट शब्द, ये कैबिनेट शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? यह प्रभावशाली मंत्रियों का एक समूह है जिससे प्रधानमंत्री ज्यादा सलाह मशविरा करता है। गठबंधन की राजनीति में यह धारणा ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। किचन कैबिनेट शब्द कैसे आया? ये गठबंधन की जो राजनीति हुई, ये गठबंधन की राजनीति में एक पार्टी की सरकार तो है नहीं, उसमें दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां भी हो सकती हैं जिनसे मिलकर के सरकार बनाई जाती है। तो उनके बीच में प्रधानमंत्री अपने आप को ज्यादा सहज महसूस नहीं करते, तो क्या करते हैं कि मान लो वो किसी भी पार्टी का है, मान लो ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, मान लो बी पार्टी का है, बी पार्टी के मान लो प्रधानमंत्री है, तो उसकी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो मंत्री बने हुए, उनसे प्रधानमंत्री ज्यादा सलाह मशवरा करता है। इसलिए किचन कैबिनेट ये ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट के साथ सहज महसूस नहीं करता है। ये है, इसी को किचन कैबिनेट कहते हैं। राज्य ऑब्लिक सरकार किसे कहते हैं? उसके अंतर्गत संप्रभुता आती है। चार बातें आती हैं: संप्रभुता, सरकार, भूभाग और जनसंख्या। संप्रभुता किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, वो घर के भीतर भी अपने निर्णय कर रहा है और घर के बाहर भी अपना निर्णय कर रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई उस पर बाहरी दबाव नहीं, उसको संप्रभुता कहते हैं। सरकार, किसी राज्य के अंतर जो भी उसकी अपनी एक सरकार होती है जिसमें वह नियम कानून सब बनाता है। भूभाग, अपना उसका एक भूभाग होता है, जैसे हर राज्य का अपना अपना एक भूभाग, एक क्षेत्र है, उसका एक दायरा बटा हुआ है। जैसे उत्तराखंड उसका अपना एक क्षेत्र है, जैसे यूपी अपना उसका एक क्षेत्र है, बिहार अपना उसका एक क्षेत्र है, उसका अपना उसकी अपनी एक जनसंख्या होती है। जनसंख्या, हर राज्य की अपनी अपनी अलग जनसंख्या, उसको जनसंख्या होती है। उपयुक्त संकल्पना को राज्य कहते हैं। अब संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। संविधान, एक है संसदीय व्यवस्था और दूसरा है अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, दोनों में सहयोग, कार्यपालिका और विधायिका दोनों में क्या होता है? सहयोग होता है। कार्यपालिका जो कार्य करती है और विधायिका जो लोकसभा होती है, उसी को हम लोकसभा, जो संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वही हमारी विधायिका है, वही व्यवस्थापिका है, उसी को कहा जाता है। दोनों में क्या होता है? एक सहयोग होता है। जैसे और ब्रिटेन, संसदीय व्यवस्था कहाँ? जैसे ब्रिटेन में है। अध्यक्षीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण मतलब अलग अलग होती है, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग। जैसे कि अमेरिका में, वहां पे अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में है। विभाजन, दूसरा संसदीय व्यवस्था, मैंने अभी आपको बताया था विधायिका, इसी को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। कार्यपालिका जो कार्य करती है, कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिपरिषद करती है, जो कर लेगी तो साइन करने के लिए किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। तो विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय होता है। समन्वय क्यों होता है? सरकार एक की होगी
तो उसी विधायिका के सदस्य ही, इसके सदस्य ही, विधायिका के सदस्य ही इस कार्यपालिका के सदस्य होंगे, विधायिका के सदस्य से ही कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे। तो दोनों में क्या होगा, समन्वय होता है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, कोई भी कार्य करेगी, इस विधायिका को अपने संग लेकर के ही करती है, इसलिए इसके प्रति क्या है, उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद कौन है, जो चारों प्रकार के मंत्री हैं, उन्हीं को मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये दोनों ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्री जो व्यक्तिगत मंत्री है, पूरी परिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, परंतु एक व्यक्ति जो होगा, एक मंत्री होगा, वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक लोकसभा पब्लिक विधानसभा में बहुमत होगा तब तक सरकार चलेगी। यहाँ लोकसभा की जो मैंने बात करी, सेंटर की बात कर रखी है, और विधानसभा की जो मैंने बात कर रखी है वो राज्य सरकार की बात कर रखी है। इन दोनों ही जगहों में जब तक सरकार का बहुमत होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, तब तक सरकार चलेगी और जब बहुमत समाप्त हो जाएगा तो सरकार स्वमेव गिर जाएगी या अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव होंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद ऑब्लिक कार्यपालिका बनी रह सकती है। जब तक बहुमत होगा, मंत्रिपरिषद ऑब्लिक कार्यपालिका बनी रह सकती है। अर्थात जब तक बहुमत है, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका कार्य करते रहेंगे। अब ये व्यवस्थापिका और विधायिका मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था, ये क्या है, इसको मैंने बताने की कोशिश करी है। मैप डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा मैंने कहा कि समझे। ये जो विधायिका है, इसी को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर लोकसभा होगी। इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर राज्यसभा होगी। इसके अंदर और कौन होगा, इसके अंदर राष्ट्रपति होगा। इन तीनों को ही हम संसद कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा संसद में कौन शामिल नहीं होता, और वो राष्ट्रपति को भी देगा, तो लेकिन ये राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है। ये कानून बनाने वाली संस्था है। ये कानून, मान लीजिए कोई भी कानून बनाना है, तो ये सब मिल करके इनके साइन संविधान में संशोधन करना है। सेंटर में, केंद्र में सरकार है, उसके पास अपना बहुमत है, तो कोई भी कानून बना लेगी, संविधान में संशोधन कर लेगी। जैसे कानून बनाए, कानून क्या है, जो खाद्य मामले में खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, आरटीआई कानून बनाया गया, ये इनको जो है संविधान में नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे 100वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान, ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा जब कानून बनाया जाएगा तब। और जब संविधान में संशोधन होगा तब उसके लिए नंबर दिया जाएगा। ये कानून बनाने वाली संस्था है। कार्यपालिका में को प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति होगा। ये जो कानून बनाएंगे, ये जो कानून विधायिका और व्यवस्थापिका जो कानून बनाएंगे, वो कार्यपालिका उसको लागू करेगी। और इसके अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा कि कार्यपालिका में 3 लोग शामिल होते हैं। संसदीय व्यवस्था, कार्यपालिका कानून लागू करने वाली संस्था है। मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि कानून लागू करने वाली संस्था है। इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। उपरोक्त चारों को मंत्रिपरिषद कहते हैं। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था, मैंने वो पहले बता दिया है। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। किसको? कैबिनेट शब्द को। ये अनुच्छेद 352 में शामिल है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का, जबकि वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद ऑब्लिक प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख
इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं वो करते हैं, और राष्ट्रपति इनका अपना होता है, ले जा करके साइन करा लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है कि सब सामूहिक उत्तरदायित्व में सब मिल करके किसी भी उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। इसी कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त होती है। यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार क्या गिर जाती है। जैसे अलग अलग राज्यों में आप लोगों ने देखा हो, कभी उत्तराखंड में, कभी एमपी में सरकार गिराना और बनाना की जो खेल होता है उसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। इससे पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार की अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी देखने को मिली, राजस्थान में भी देखने को मिली, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती हैं। विभिन्न पार्टियां विधायकों को तोड़ लेती हैं और सरकार गिरा देती है। इसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है कि सरकार के पास सरकार चलाने के लिए विश्वास मत नहीं है, जिससे कि सरकार अपना चलाए। अध्यक्षीय व्यवस्था, इस व्यवस्था में अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है? इस व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच अलगाव पाया जाता है। दोनों, ये विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। लेकिन संसदीय व्यवस्था में क्या है, दोनों एक ही हैं। विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय पाया जाता है, ना कि अलगाव पाया। मतलब जो संसदीय व्यवस्था है उसके उलट अध्यक्षीय व्यवस्था में उसमें समन्वय है, इसमें अलगाव है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में क्या, तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी होती है। जैसे अमेरिका में प्रतिनिधि ऑब्लिक सीनेट के सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं, मंत्री नहीं बन सकते हैं। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन होता है और मंत्री सलाह देने के लिए होते हैं। एक व्यक्ति का शासन, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, क्योंकि वहां पे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और मंत्री होते हैं वो सलाह देने के लिए होते हैं। मंत्रिपरिषद में बाहरी व्यक्तियों को रखा जा सकता है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में बाहरी व्यक्तियों को भी रखा जा सकता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका आदर्श उदाहरण अमेरिका है, अमेरिका में दिखाई देता है। अब बहुमत करेंगे, जैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत, इस प्रकार के बहुत 4-5 बहुमत हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा जो है संविधान में संशोधन और कानून बनाया जाता है। उसमें पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जो उपस्थित हैं सदन में, संसद चल रही है, जो उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं, उनके सदस्यों के बहुमत को ही हम साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। मान लीजिए यदि लोकसभा में 545 सदस्यों में से आधे से अधिक उपस्थित हैं, आधे से अधिक उपस्थित हैं, माना 400 उपस्थित हैं, 400 उपस्थित हैं, यदि इनमें से आधे से अधिक पक्ष में मतदान करें तो इसे साधारण बहुमत कहेंगे। इस प्रकार साधारण बहुमत के द्वारा कानून बनाया जाता है। संविधान में संशोधन नहीं होता, साधारण बहुमत के माध्यम से कानून बनाया जाता है। जैसे आरटीआई कानून बनाया गया, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया। इसी प्रकार से नागरिकता में संशोधन भी साधारण बहुमत के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा, तत्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत। गणपूर्ति होने के बाद आधे से ज्यादा लोग पक्ष में मतदान करें। गणपूर्ति, सदन की गणपूर्ति क्या होती है? सदन को चलाने के लिए न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो भी टोटल संख्या है 545 का 10वां हिस्सा, 1/10 संसद की गणपूर्ति होती है। और विपक्ष का नेता भी बनने के लिए 1/10 सीटें जीतना आवश्यक है। चुनाव हुए, सरकार बनी, विपक्ष का नेता बनना है, दूसरी पार्टी को 1/10 सीटें प्राप्त करना जरूरी है। खाली सीटों को छोड़कर जितने भी सदस्य उपस्थित हों उनमें से आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें, पक्ष में मतदान करें।
तो उसे तत्कालिक बहुमत कहते हैं। तत्कालिक मतलब जो उसमें उपस्थित है उसी को तत्कालिक बहुमत कहते हैं। नोट, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने में प्रभावी बहुमत ऑब्लिक तत्कालिक बहुमत का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा को हटाने में किस बहुमत का प्रयोग किया जाता है, तो तत्कालिक बहुमत ऑब्लिक प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। नोट, उपराष्ट्रपति को हटाने में प्रभावी बहुमत तथा साधारण बहुमत दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला बहुमत है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या में से 2/3 से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। मान लीजिए लोकसभा के 545 सदस्यों में से 400 पक्ष में मतदान करें, पक्ष में मतदान करें 2/3, तो उसे 2/3 बहुमत कहा जाता है। और इस 2/3 बहुमत का प्रयोग राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में किया जाता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। अगला बहुमत है उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3। सबसे पहले 2/3 से ज्यादा सदस्य उपस्थित होने चाहिए। मान लीजिए 545 सीटें हैं, उसमें 2/3 जो भी सीटें हैं उससे ज्यादा पहले तो उपस्थित हों। उसके बाद उपस्थित सदस्यों में से जो भी निकाला हमने, मान लीजिए 2/3 जो भी निकाला, एक मान लो एक संख्या आ गई, और उसमें से 2/3 से ज्यादा पक्ष में मतदान करें, पक्ष में मतदान करें, तब उसे उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत कहा जाता है।